टेट की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? पहला है परिवार एवं पास पड़ोस, दूसरा है परिवार एवं मीडिया, तीसरा है विद्यालय एवं मीडिया, चौथा है मीडिया एवं पास पड़ोस। तो परिवार जो होता है, परिवार आपका प्राथमिक कारण होता है और विद्यालय जो होता है वो द्वितीय कारक होता है। तो इस आधार पर देखेंगे कि किस विकल्प में विद्यालय दिया हुआ है। तो विद्यालय आपका तीसरे नंबर विकल्प में दिया हुआ है। ओके, तो विद्यालय एवं मीडिया दोनों जो हैं आपके, ये समाजीकरण के द्वितीय कारक होते हैं। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? पहला है कि लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति, यानी कि जीनोमिक सीक्वेंसेस, यानी आनुवांशिकता की बात कर रहा है। दूसरा है जन्मजात विशेषताएं, तीसरा है पर्यावरणीय प्रभाव, चौथा है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो केवल पर्यावरण के प्रभाव से व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं आती हैं, या केवल जन्मजात कोई विशेषता है तो इस आधार पर भी नहीं आती है, केवल आनुवांशिकता पे भी नहीं आ सकती। तो जो भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, व्यक्ति के अंदर अगर विकसित हो रहा है, किसी विद्यार्थी के अंदर अगर विकसित हो रहा है, तो उसका जो है उसके आनुवांशिकता, आनुवांशिक गुण एवं पर्यावरण, यानी कि उसके आस पड़ोस के जो परिवेश है, जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसका रहन सहन है, जो आचार विचार होगा, उसके उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो इस आधार पर आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जो है वो एक जटिल पारस्परिक क्रिया है। एक तरह से कहा जाए कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का इंटरैक्शन है। तो इस आधार पर विकल्प संख्या 4 आपका सही हो जाता है, आनुवांशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकल्प दिया हुआ है कि विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत होता है। बाकी ये जो ऊपर के 3 जो दिए गए विकल्प हैं, 3 विकल्प को आप ध्यान से पढ़ें तो तीनों विकल्प आपके थोड़ा सा सार्थक सिद्ध हो रहे हैं, थोड़ा सकारात्मक बातें कर रहे हैं कि विकास जीवन पर्यंत होता रहता है, विकास की कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं है। विकास परिवर्तित होता है, विकास अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होता है, समान रूप से विकास नहीं होता है, हर अवस्था में विकास समान नहीं होता है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, ये भी बात सत्य है। यहाँ दिया हुआ है कि नहीं है, तो इस आधार पर विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं। ये आपका चौथा नंबर जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? यहाँ लिखा हुआ घटित होता है, मतलब कि घटता है, मतलब कि एक घटना के घटने की बात कर रहा है। मतलब ये एक तरह से कहा जाए ये डिक्रीज वाली बात नहीं कर रहा है, मतलब घटने का मतलब कि किसी चीज़ की कमी की बात नहीं कर रहा है कि कम हो रहा है ना, कमी की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। घटित होने की बात कर रहा है कि विकास तीव्र गति से किस में होता है, किस जो है अवस्था में होता है, किस अवधि में होता है। तो वो वाला घटना घटने वाली प्रक्रिया यहाँ पे कह रहा है। तो तीव्र गति से विकास किस अवस्था में होगा? तो अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो शस्यावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में होगा, या प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में होगा, या मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में होगा, या किशोरावस्था एवं वयस्कता में होगा। तो सबसे तीव्र गति से अगर विकास होता है तो आपका शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही होता है। बालक की तमाम इंद्रियां तेज़ी से काम करती हैं, उसकी मांसपेशियों में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है और वो हर चीज़ को बहुत तेज़ी से संज्ञान में लेता है। तो ये जो आपकी अवस्था होगी शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसमें जो विकास होगा वो तीव्र गति से घटित होता है। बाकी के ऑप्शंस आपके यहाँ पर गलत हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है, प्रोत्साहित कर सकती है? तो अध्यापिका है, बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाना चाहती है, समस्या समाधान करना है, तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से वो बच्चों को प्रोत्साहित कर सकती है? विकल्प दिया हुआ है, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, प्रत्येक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर,
गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो अगर आप केवल भौतिक पुरस्कार देंगे छोटे छोटे कार्य के लिए तो इससे उसके अंदर विकास नहीं हो पाएगा, समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित नहीं हो पाएगी। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देंगे, बाकी ज्ञान पर बल नहीं देंगे तो भी उसका समग्र विकास नहीं हो पाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, अगर कोई गलत उत्तर है आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और दंडित कर रहे हैं तो भी गलत है। तो चौथा नंबर विकल्प का आपका यहाँ पर सही हो जाता है कि बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने, तो बच्चों को अनुमान लगाने का अवसर दीजिए, उसके लिए उसे प्रोत्साहित करिए, फिर उसी पर आधारित उसको विचार मंथन कराइए। तो इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर समस्या समाधान करने की जो क्षमता होगी वो विकसित होगी, वो हर प्रकार के प्रॉब्लम्स को आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो जटिल अवधारणा मतलब जो कॉम्प्लेक्स स्टडी की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। जटिल अवधारणा जो उसकी समझ कैसे विकसित करेगा सहजता से, मतलब और आसान तरीके से। एक व्याख्यान दे करके क्या लेक्चर देने से हो जाएगा, प्रतियोगिता प्रतियोगिता कराकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, या बारंबार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो आपका ये जो 3 विकल्प ऊपर के दिए हुए हैं ये आपके नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं। चौथा दिया हुआ ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना पड़ेगा, बच्चे आपस में चर्चा करें, डिस्कशंस करें और धीरे धीरे अवधारणाओं को समझने की, बूझने की क्षमता विकसित करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती। पॉजिटिव लर्निंग सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। अब देखिए इनमें से कौन सी बातें जो हैं वो पॉजिटिव हैं। यहाँ लिखा हो शारीरिक दंड, तो ये तो पहले ही आपको पहला नंबर विकल्प छांट लेना होगा, ये एलिमिनेट कर दीजिए। जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं पहला किस में है, तो तीसरे नंबर में ये भी विकल्प नहीं हो पाएगा और पहला नंबर भी विकल्प नहीं हो पाएगा। दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तो जाहिर सी बात है सहयोगात्मक आपका अधिगम पर्यावरण विकसित करना पड़ेगा, परिवेश बनाना पड़ेगा जहाँ बच्चे दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हों और कंट्रीब्यूशन इन स्टडी कर रहे हों। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कंटिन्यूअस आपको जो है मूल्यांकन करते रहना पड़ेगा। तो ये आपका जो है सही है, पॉजिटिव है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलनात्मक मूल्यांकन आपको नहीं करना है, तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है कि अलग अलग कैटेगराइजेशन नहीं करना है। जो बच्चे तेज हैं उनके लिए अलग मूल्यांकन और बाकी के लिए अलग मूल्यांकन नहीं करना है आपको, यहाँ पर कैटेगराइजेशन नहीं करना है, तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है। तो दिए गए विकल्पों में से आपका जो दूसरा नंबर और तीसरा नंबर का विकल्प है केवल यही आपको ढूंढना है। चौथा नंबर आपका गलत है तो चौथा इसमें भी ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। बचा हुआ जो ऑप्शन होगा आपका ये सेकेंड एंड थर्ड ये आपका सही हो जाएगा। ओके, तो सहयोगात्मक अध्ययन पर्यावरण विकसित करना होगा और सतत एवं समग्र मूल्यांकन करते रहना होगा। अगला प्रश्न है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। लगातार पुरस्कार दे रहे हैं या दंड दे रहे हैं, पुरस्कार देने से बच्चों के अंदर जो होती है अलग तरह से भावना विकसित होने लगती है, उनके अंदर जीतने की या हारने की भावना विकसित होने लगती है। यहाँ हमें जीतना और हारना नहीं सिखाना है, हमें यहाँ बच्चों को जीवन निर्वहन कैसे होगा उस आधार पर शिक्षा देना है। तो इस आधार पर पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से अधिगम की गतिविधियों में क्या प्रभाव पड़ेगा। विकल्प दिया हुआ है कि बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा कम होती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो प्रदर्शन आधारित चूँकि लक्ष्यों पर ही ध्यान देना होता है, यहाँ पे बजाय लिखा हुआ तो गलत हो जाएगा। दूसरा भी गलत हो जाएगा, पहला नंबर भी गलत हो जाएगा। बचा हुआ ऑप्शन जो आपका चौथा है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है। तो अगर हम लगातार पुरस्कार दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं
दंड का प्रावधान कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो इससे उसकी जिज्ञासा कम होती है और स्कूल जाने से भागेगा, स्कूल जाने से कतराएगा, टीचर से सवाल पूछने से कतराएगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है यहाँ पर वो लर्निंग प्रोसेस में जो है एक तरह से बाधा उत्पन्न कर सकती है। अगला प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार आपको बताना है। विकल्प दिया हुआ है कि अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। यहाँ पर अधिगम यानी कि लर्निंग कैसे होगी वो आपको बताना है। तो संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कि अधिगम जो है वो क्या होना चाहिए। इस आधार पर जो विकल्प संख्या 4 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ये आवृत्तीय संबंधों के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन नहीं होगा। यंत्रवत याद करने की रट्टा मारने की, रट लेने से मानसिक जो है एबिलिटी, जो योग्यता होगी, सोचने की जो क्षमता होगी वो कम होगी। अधिगम पुनरुत्पादन और स्मरण की प्रक्रिया है, यहाँ पर भी कोई ऐसी बात नहीं है, स्मरण नहीं करना है आपको। अधिगम जो है वो सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ऑब्जर्व एंड एनालिसिस। बच्चों को ऐसी क्षमता उनके अंदर विकसित करनी होगी कि जो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करे, उसको एनालिसिस करे, तार्किक बने। अगला प्रश्न है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होगा? विकल्प दिया हुआ है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो पीछे किए गए जो प्रश्न है उसी भांति का ये भी प्रश्न है, उसी प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। बाकी आपके ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित है, अध्यापक केंद्रित न होकर छात्र केंद्रित है, तो यहाँ पर छात्र की बात होगी। विकल्प दिया हुआ है कि केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, तो ये नेगेटिव हो गया बात, ये आपका नहीं होगा, गलत हो जाएगा। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना था, वर्गीकरण नहीं करना है आपको, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यंत्रवत याद भी नहीं करना है। बचा हुआ ऑप्शन जो होगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो पहले आप नेगेटिव आंसर्स को, जो बातें नेगेटिविटी को शो कर रहे हैं, उनको पहले आप क्या करिए, एलिमिनेट करिए ऑप्शन से। फिर बचा हुआ ऑप्शन आपको आपका सही होगा। वो भले ही आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन बाकी अगर ऑप्शंस को आप छांट देते हैं तो आप काफ़ी करीब तक पहुंच सकते हैं, सही प्रश्न या सही उत्तर के काफ़ी करीब तक पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सहजानुभूत सिद्धांत यानी कि एक तरह से कहा जाए अनुभवहीन सिद्धांत हो गया, मतलब अपने सहज के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार बच्चों ने कुछ सिद्धांत जो है वो बना लिए और उस अनुसार जो है वो हर घटनाओं का अवलोकन कर रहे हैं। तो इस आधार पर अगर ऐसी कोई बात है, ऐसा अगर कोई सिद्धांत बच्चों ने बनाया है, तो शिक्षिका को इस संदर्भ में क्या करना चाहिए? विकल्प दिया हुआ कि बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। नहीं, अनदेखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उनके अंदर गलत अवधारणा भी आ सकती है। वो किसी घटित घटना को प्रकृति में घटित घटनाएं हैं उनका एक गलत जो है अवधारणा अपने मन में बना सकते हैं, एक अपने मन में एक अलग तरह का एक भावना विकसित कर सकते हैं। दूसरा है कि बच्चों को दंडित करना चाहिए। बच्चों को दंडित करना कहीं भी फलित नहीं है, तो ये दोनों विकल्प आपके गलत हो जाते हैं। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत को बल देना चाहिए, याद करने वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। अगर बच्चा कोई गलत धारणा बना रहा है तो उसको तुरंत उसके प्रतिकूल मतलब उसके ठीक अगेंस्ट में एक
कोई ना कोई एक साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत करिए, उदाहरण दीजिए कि ऐसा होगा तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो इस तरह से उसके अंदर जो है, जो सहजानुभूत सिद्धांत है, उस वैसे सिद्धांतों का अनुसरण करने में कमी आएगी। इस तरह पर चौथा नंबर आपका विकल्प जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर नेगेटिव जो स्टेटमेंट्स हैं, जो आपके ऑप्शंस हैं, उनको आपने एलिमिनेट किया और आप पहुँच गए हैं सही उत्तर के करीब। चौथा नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो राइट टू एजुकेशन आपका जो है एक अधिनियम है, एक जो है आपकी 2009 में ये उल्लेखित की गई है कि एक समावेशी शिक्षा की अवधारणा जो होनी चाहिए, यानी कि किसी भी बच्चों के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। और भी बहुत सारे जो है आपके अधिनियम हैं राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। इसमें राइट टू एजुकेशन अगर अधिनियम 2016 की बात करेंगे, उसमें जो दिव्यांगजन जो हैं, जो छात्र हैं, उनके शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में जो समावेशी शिक्षा का वर्णन किया गया है, वो निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, आपको बताना है। विकल्प है कि व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है, या अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना है। तो ये 2016 वाली बात है, यहाँ पर आप एलिमिनेट करेंगे, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर आसक्त बच्चों की बात कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर लिखा हुआ व्यवहारवादी सिद्धांत, तो समावेशी शिक्षा व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं होता है, इस आधार पर नहीं होता है। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है यहाँ पर, कि 6 साल से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा देने की प्रबंध करना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा यानी कि हर प्रकार के, हर वर्ग के बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा का अवसर प्रदान होना चाहिए। तो ये अधिकार आधारित जो है वो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है ना। तीसरा पर ऑप्शन नंबर 3 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। किसी भी चीज़ का आप क्लियर कट उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, तो उससे क्या परिणाम होंगे। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। क्या यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। क्या यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। क्या यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो अभाव पैदा करता है ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप क्लियर एग्जाम्पल दे रहे हैं, अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इससे अभाव नहीं पैदा होगा बल्कि अवधारणा और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ लिखा हुआ है अवधारणात्मक समझ के बजाय, तो बजाय की बात कर दिया, यानी कि ये भी गलत हो गया। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, तो नहीं, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। स्वच्छ और स्पष्ट उदाहरण दे रहे हैं, तो इससे बच्चों के अंदर जो है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं, क्या पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं, संबंधित नहीं हैं। तो यहाँ पर संवेग और संज्ञान एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए चीज़ें हैं, तो यहाँ पर जो विकल्प होगा सन्निहित, वो आपका सही हो जाएगा कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं, एक दूसरे के इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। और ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।